नहीं किया जाए तो आपका सारे के सारे प्रश्न सही हो सकते हैं। और सिली मिस्टेक, एक सिली मिस्टेक आपको 500 स्टूडेंट से पीछे करेगा। समझ रहे हैं? एक सिली मिस्टेक 500 स्टूडेंट से पीछे, 2 सिली मिस्टेक 1000 स्टूडेंट से पीछे, 3 सिली मिस्टेक 1500 स्टूडेंट से पीछे, 4 सिली मिस्टेक आप 2000 स्टूडेंट से पीछे। सीट कितनी है इस बार? 69वीं वाला जब आप देखेंगे सिविल सर्विसेज का तो 340 के आसपास सीट अभी आएगा। और फिर इंक्लूडिंग आपका जो आपका टेक्निकल डीएसपी और वित्त सेवा वाला है अलग से, ये सब मिलाकर के 450 के आसपास पोस्ट है। आप लोग जो एलिजिबल हैं उसमें से मुख्य रूप से कंपलसरी आप लोग 340 के आसपास वाला जो सीट है सिविल सर्विसेज वाला, उसमें उसका यदि 10 गुना करते हैं तो कितना रिजल्ट देगा? 3000 या 3500। तो यानी 3500 का मतलब आप 500 स्टूडेंट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि 6 क्वेश्चन यदि सिली मिस्टेक हुआ तो आपका रिजल्ट खत्म। समझ रहे हैं? 6 किसी भी हालत में सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और सिली मिस्टेक कैसे होता है? इसमें क्या होता है कि आपने ध्यान से प्रश्न को नहीं पढ़ा। सिली मिस्टेक का मतलब आप सब चीज जान रहे हैं लेकिन रंगने का क्या चीज रंग दिए, क्या चीज। इसके लिए बारीक से पढ़ना है और ऊपर से जहां पे आपका माइंड है कंसंट्रेट करके उसी गोला में आपको टिक करना है। हार्ड प्रश्न गलत हो जाए या तो मॉडरेट गलत हो जाए तो उसमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जो प्रश्न आपका इजी है वहाँ पे आपका गलत हो जाता है तो आप रेस से बाहर हो जाते हैं। तो सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। और सिली मिस्टेक तब नहीं होगा जबकि आप रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। अब एंसेंट पर आते हैं। आज एंसेंट करते हैं, इसके बाद फिर मिडाइवल करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास। यहाँ कुछ चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला है, लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। आपको कुछ बताऊंगा भी कि कौन सा टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, कहां पे एकदम बिल्कुल स्किप कर जाना है। दूसरा, वैदिक। तीसरा, महाजनपद काल। महाजनपद काल में इसी जगह मगध राज्य, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हालांकि आजीवक भी आता है लेकिन उसको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तीसरा जो है, चौथा टॉपिक आपका है मौर्य। पांचवा जो टॉपिक है आपका मौर्योत्तर, लेटर मौर्य पीरियड। यहां तक लिख लिए हैं? आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा। सिविल सर्विसेज के लिए कहा जाता है कि आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। यदि सिलेबस आपको पता है तो आपकी 50% तैयारी ऐसे ही हो चुकी है। इसको जल्दी उतार लीजिए। तब 6 घंटा कैसे मैनेज करेंगे आज? जब तक आपको ये नहीं बताएंगे तो कैसा? थोड़ा स्पीड लिखेंगे। ये मगध है, बौद्ध धर्म है, जैन है, आजीवक धर्म है। हाँ, नहीं पढ़ना है। और क्या पढ़ना है नहीं करना है सब आज ही आपको बता देंगे। ठीक है?
वही तो मैं बताऊंगा, 6 घंटा वही सब चलेगा। 6 घंटा में कोई क्लास आप नहीं क्लियर कर सकते हैं, मतलब पूरा ये नहीं कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन जितना होगा, क्या आप एग्जाम में जाएंगे तो 7 में से आप 7 प्रश्न कर लें, ये हमारी उम्मीद होगी आज के क्लास से। मैंने बताया अभी 7 से 8 प्रश्न। चलिए हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। छठा जो टॉपिक होगा गुप्त काल, गुप्ता पीरियड, ये होगा गुप्तोत्तर, लेटर गुप्ता। काल, और यहां जब पढ़ेंगे तो ये बड़ा लंबा टॉपिक है। जैसे आपको यहां पढ़ना पड़ेगा हर्ष, यहां पढ़ना पड़ेगा चालुक्य, यहां पढ़ना पड़ेगा आपका पल्लव, यहीं पढ़ लीजिए आप चोल, चेर, पांड्य। तो चेर मत पढ़िए, पांड्य मत पढ़िए। 7 टॉपिक पढ़ने से पहले जो सबसे ज्यादा रिलीवेंट है उसमें ज्यादा टाइम देंगे, जिसमें रिलीवेंट ज्यादा नहीं है उसमें कम टाइम देंगे। जैसे आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। इससे एक प्रश्न आएगा या तो नहीं भी आएगा, मत कीजिए याद। क्या बोल रहा कि नहीं पढ़ना है, इसको काट दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ ऐसे सुन लेना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। वैदिक काल भी नहीं पढ़ना है। अरे सुनो तो, और बीपीएससी पास करना है तो मेरे बात पे विश्वास करो। 0 से 1 प्रश्न, 0 से 1 प्रश्न, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और आएगा तो ये मान के चलिए आपसे बन जाएगा। इतना इजी होता है यहां से, ठीक है। महाजन पद पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से भी नहीं आता। देखो आपको कितना आसान कर देते हैं कि इसको पढ़ना है। मौर्य, मौर्योत्तर भी पढ़ना है, मौर्य भी पढ़ेंगे, मौर्योत्तर भी पढ़ेंगे। आपका 2 टॉपिक इधर हो गया। चलिए आप इधर आइए, गुप्ता भी पढ़ना है, और ये डेफिनेटली पढ़ना है। हाँ, अच्छा महाजन पद, चलो इसमें से 2 में कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 1, 2 और इधर 4 गो टॉपिक बचा हुआ है, उसका सब टॉपिक यहां पे है, ठीक है। इसी पे फोकस करना है, यहीं से आपका 7 प्रश्न पकड़ में आएगा और आसानी से कर लेंगे। और इतना करने से पहले सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि सिंधु घाटी से डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि संजीत सर के नोट्स में दिया हुआ है पाषाण काल। पहला देख लीजिए, है कि नहीं। पाषाण काल यानी कि मानव इतिहास को यहां से लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये मुख्यतः बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन इतिहास सभी सब्जेक्ट का मदर सब्जेक्ट है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा पढ़ना है। चलिए, पाषाण काल का मतलब होता है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पत्थर को ही दूसरे शब्द में कहते हैं प्रशस्तर, यानी पत्थर को ही प्रशस्तर, पत्थर को ही कहा जाता है प्राक। प्राक, प्रशस्तर, प्रशस्तर,
इसके बाद पाषाण यानी पत्थर, इतना एक का ही नाम है। हाँ प्रस्तर, चल ठीक है प्रस्तर ही है, इसको 100 काट दीजिएगा प्रस्तर हो जाएगा। इतना हो गया आपका एक नाम। अब इसको लेकर के पूरी दुनिया में विवाद है कि मानव इतिहास जहां से लोग लिखना चाहते हैं, इतिहास लिखने के लिए कुछ टूल्स होना चाहिए। इतिहास और साहित्य में यही थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है। साहित्य यानी लिटरेचर किसे कहेंगे और इतिहास किसे कहेंगे। इतिहास का मतलब हुआ कि कुछ ऐसा एविडेंट जिसके आधार पर हम उस घटना के बारे में इमेजिन करके लिखें, या तो फिर उस साक्ष्य के आधार पर हम सत्य के करीब पहुंच सकें। खास करके एंशिएंट हिस्ट्री की बात है, जहां की लेखन कला विकास नहीं हुआ है। लोग जो है साहित्य में जो विवरण उपलब्ध है उसके आधार पर लिख रहे हैं, या तो जो आर्कोलॉजिकल एविडेंट है उसके आधार पर लिख रहे हैं। तो आर्कोलॉजिकल एविडेंट और साहित्यिक एविडेंट दोनों यदि साथ मिल जाता है तो इसको प्रॉपर और प्रूवन हिस्ट्री कहा जाता है कि नहीं वो लगभग सत्य नहीं है तो सत्य के करीब जरूर है। हाँ, इतिहास की हमेशा व्याख्या होती रहनी चाहिए, इतिहास तो हमेशा लिखा जाना चाहिए, लेकिन जो इतिहासकार है उसके द्वारा लिखा जाना चाहिए। प्रश्न पूछ दिया जाता है क्या इतिहास लिखना, अभी जिस प्रकार से गवर्नमेंट है इतिहास में हमेशा देखिएगा कुछ नया नया वो चीज़ें ला रहे हैं, तो सवाल बनता है क्या इतिहास को पुनर्लेखन करना चाहिए? तो हाँ बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इतिहास का पुनर्लेखन उसी के द्वारा करना चाहिए जो कि इतिहासकार हो, ना कि किसी अरे गहरे किसी के द्वारा इतिहास का डिफाइन कर देना चाहिए। इसलिए तो आजकल जो इतिहास बताया जाता है उसको व्हाट्सएप नॉलेज या तो फेसबुक नॉलेज कहा जाता है। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वही हो गया कि कुछ भी मिला तो इतिहास लिख दिए। तो दुनिया में एक हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है P.F. सुहम या क्रिश्चियन टॉमसन। आपको लिखना नहीं है, हम जो लिखवाएंगे वो लिख लेना है, सिर्फ सुनना है। इन्होंने कहा कि देखो इतिहास को हम 3 युग में बांट के देख सकते हैं। मानव इतिहास को जहां से आरंभ होता है, एक को उन्होंने कहा पाषाण काल, दूसरे को कहा उन्होंने कांस्य काल, और तीसरा को कहा उन्होंने लौह काल। ये एक क्रिश्चियन है, कुछ है हमको मतलब नहीं है। मेरा मानना है इतिहास, मानव जीवन में 4 घटना ने इतिहास को बदल कर रख दिया। उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इतिहास को समझना है। मेरे नज़र से पहला जो इतिहास ने सबसे बड़ा परिवर्तन लाया तो वह था घास। दूसरा जो परिवर्तन लाया उसका नाम था आग। तीसरा जो परिवर्तन लाया मानव जीवन में उसका नाम था लोहा, और चौथा जो परिवर्तन लाया उसका नाम था सिलिकॉन। मेरे अनुसार नहीं, सिलिकॉन जो है आप सेमीकंडक्टर के बारे में आप पढ़ते होंगे। ऐसे इसके बीच में कई फेज हैं। मानव इतिहास में 4 घटना ने मानव के जीवन को बदल कर रख दिया। घास, ये जो हम लोग धान, गेहूं, चावल, आटा जो भी खाते हैं क्या है? घास ही है। कहा जाता है घास जो है इंसानों को खड़ा होने के लिए ये आपके कमर पे खड़ा होना सिखा दिया। घास जब प्रथम इंसान कहा जाता है कि अफ्रीका में या अफ्रीका के क्षेत्र में जब आया होगा, इसके बाद वहाँ जनसंख्या बढ़ी होगी, तो इंसान पहले अपने चलने के लिए टांग के साथ साथ हाथ का भी यूज करते थे। लेकिन अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहाँ पे सवाना का घास का मैदान है, पता है कि नहीं? और सवाना वाला बड़ा कठोर घास होता है, एकदम सुई की तरफ भौंकने वाला होता है। जब इंसान चलता होगा, इमेजिन कीजिए, तो कहा जाता है कि चलने के हाथ का जब सहारा लिया जाता था तो ये घास उसके पेट में गड़ता था या यहाँ पे गड़ता था। तो धीरे धीरे अपना उठते कहा जाता है कि आपने पढ़ा होगा डार्विन वाला
और ये डार्विन का जो सिद्धांत है, हाँ, तो उसके कारण धीरे धीरे अपने हैबिट के कारण ये कमर पे खड़ा होना सीख गया। ये घास का ही परिणाम है। और अपने भोजन में भी आज घास का ये उपयोग कर रहा है, क्योंकि ये घास वो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट हो चुका है इंसानों के लिए। धान हो, चावल हो, और भी चीज, ये घास है। दूसरा है आग। आग ने मानव जीवन को इतना आसान बना दिया कि अंधेरों से मुक्ति मिल गई इससे। जो प्रकृति के द्वारा अंधेरा 12 घंटा दिया, उससे उस पर काबू पा लिया गया। और खतरनाक जो जंगली जानवर है उससे उस पर नियंत्रण करना आसान हो गया। और आग ने तो मानव जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाया कि जो सड़े गले कच्चे मांस और चीज़ें खाने वाला चीज़ होता है उसको पका कर खाना उसमें और भी पौष्टिक युक्त बना दिया। और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में आग का इतना इम्पोर्टेंस था कि ये किसी भी धातु को गलाने के लिए आग का बहुत इम्पोर्टेंट। ये आग का उपयोगिता हो गई। लोहा। लोहा आने के बाद इन्होंने जमीन को खोदना आसान कर दिया। हालांकि प्रथम धातु कौन सा धातु प्राप्त हुआ था? लेकिन तांबा में वह गुण नहीं था जो लोहा में था। तांबा तन्य धातु होता है, मुलायम धातु होता है, इसलिए हथियार तो बनाया गया लेकिन उतना कारगर नहीं हुआ, क्योंकि इसका धार तुरंत मुड़ जाता था। पत्थर पर लग गया मजबूत, जो आपका लकड़ी पे लग जाएगा तो उसका धार मुड़ेगा कि नहीं, तांबा वाला। इसलिए लोहा जब आया तो ये कठोर भी धातु है और थोड़ा सा तन्य है, इसलिए इसे जमीन तोड़ना, पत्थर तोड़ना, सब चीज तोड़ना लोहा से आसान हो गया। और एग्रीकल्चर का सरप्लस यहीं पे होता है। कांस, जब कांस युगीन, जब आपने कहा अभी तुरंत आपने सुना, तो तांबा और टीन दोनों मिलाकर के क्या बनाया गया? कांसा बना। और इस तांबा के जो धातु जो मुलायम है उसमें टीन मिलाकर के थोड़ा इसको क्या किया गया? कठोर जरूर बनाया गया, लेकिन इतना कठोर हो गया कि ये भी टूट जाता था, ये मुड़ता नहीं था, ये टूट जाता था। कांसा का कोई हथियार यदि पत्थर को तोड़ेंगे वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? जो ज्यादा कठोर होता है वो टूट जाता है, जो ज्यादा मुलायम होता है वो क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो हमारा संविधान भी वैसा ही है। कैसा है? ना ज्यादा कठोर, लचीला। तो लोहा, हम समझ लीजिए कि हमारा संविधान लोहा है। ये कठोर भी यार, थोड़ा लचीला भी है। ये मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, लेकिन जल्दी मुड़ेगा भी नहीं। तो इससे क्या हुआ कि इंसानों का जीवन इतना बेहतर हो गया कि जितना भी हथियार हो सकता है अपने बचाव के लिए, लकड़ी काटो और सब चीज काटो, काटना आसान हो गया, जमीन खोदना आसान हो गया। और इसके खोदने से एग्रीकल्चर का सरप्लस हुआ, यानी कि खाने के बाद जो है अनाज क्या हो गया? बचना स्टार्ट हो गया। बचने के बाद आपका जो खाने के बाद जो बच जाएगा उस अनाज का क्या करेंगे आप? व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे। और ये व्यापार जो होगा तो आवश्यकता अनुसार होगा। क्या आपको धान चाहिए तो उसके बदले में धान लीजिए और बदले में कुछ वस्तु दे दीजिए, यानी वस्तु विनिमय का सिस्टम यहां पे स्टार्ट होगा। बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं, नहीं। और इसके साथ साथ उससे पहले वाला जो कांस्य युगीन बता रहे हैं उससे भी कृषि का, एग्रीकल्चर का सरप्लस उत्पादन हुआ, जिसके समय में आप देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरीकरण सभ्यता है इसी समय विकसित होगी, कांस्य युगीन समय। और लोह युगीन जो समय आएगा ये महाजन पद के समय आएगा, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। और यहां पर देखिएगा द्वितीय नगरीकरण होगा जिसमें मगध की उत्पत्ति होगी। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसके बाद फिर वहां आएंगे तो फिर चर्चा करेंगे। लोहा का इतनी तो उपयोगिता है ही है। इसके बाद कहा जाता है कि लौह तकनीक ने विज्ञान को ऊंचाई पे पहुंचा दिया। इससे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जितना भी मशीन बनेगा किससे बनेगा? लोहा। आग और लोहा मिलकर के क्या कर देगा? मशीनीकरण का युग ला देगा। और लास्ट जो है देखिएगा, इस मशीनीकरण के युग में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और सिलिकॉन के युग में मोबाइल, कंप्यूटर, आईटी, ऊपर जाओ नीचे जाओ, सबका जमाना कौन सा है? ऐसे इसके बीच में और भी चीज आया, लेकिन चार जो है वस्तु ने इंसानों को
आसमान से जमीन में उड़ने सिखा दिया। अरे जमीन से आसमान वही हो गया। चलिए, पाषाण काल को मूलतः 3 भाग में बांट करके देखा जाता है। पहला, आप नजर डालिएगा नोट्स पे, पहला पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को पैलियोलिथिक एरा कहा जाता है, मध्य पाषाण को मेसोलिथिक और नव पाषाण को नियोलिथिक। और कहा जाता है पूर्व पाषाण जो है, इसका जो समय पाषाण काल में 3 पार्ट, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण। कई लोग कंफ्यूज करते हैं, यहां लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या होता है इसमें। नव पाषाण, इसमें भी 3 पार्ट, निम्न पूर्व पाषाण, मध्य पूर्व पाषाण और यहां पे उच्च पूर्व पाषाण। ये 2.5 लाख से वर्ष पहले से स्टार्ट हुआ और ये निरंतर 10,000 वर्ष तक चलता रहा, BC तक चलता रहा। अब ये देखिए, पूर्व पाषाण काल में निम्न पाषाण काल है, मध्य है और उच्च है। इसको हिस्टोरियन ने कैसे इसका नाम दिया? आर्कोलॉजिकल जितने भी एविडेंट प्राप्त होगा, सबसे पुराना एविडेंट कहां प्राप्त होगा?